हेलो, कैसे हो आप सब? मैं मानसी शर्मा आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की क्लास हमारे है एसएससी जीडी के लिए मैराथन की क्लास। ये एसएससी जीडी का ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी के लिए ये स्पेशली आप कोई भी अगर सेंट्रल की, स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए साइंस तो आपके हर किसी में काम आएगी। तो हमने पिछली क्लास में साइंस बायोलॉजी की बात की थी, वैसे ही आज हम साइंस केमिस्ट्री की बात करेंगे। साइंस के अंदर 3 पोर्शन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, वो आज हम लेके आए हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, हेनरी मोसले ने तरंग दैर्ध्य के मापन हेतु जो एक्सरे का उपयोग किया था, एक्सरे का उपयोग किया था उसके मापन परमाणु क्रमांक के साथ, इसके साथ परमाणु क्रमांक के साथ, तो उसके संबंधित क्या है? अगर उसके संबंधित कब किया था तो इसकी बात करें तो ये सन 1913 में उन्होंने क्या दिया था, तरंग दैर्ध्य के साथ एक्सरे में प्रयोग किया था। एक्सरे के अंदर उसने क्या किया, तरंग के साथ उसका उपयोग लिया था। मतलब जो एक्सरे अपनी फोटो निकालते हैं उसके अंदर जो तरंगे लगती है वो किसने देखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी मोसले ने। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो डिबेनियम, डिबेनियम क्या है? एक प्रकार की धातु है। डिबेनियम एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियो धर्मी ट्रांस यूरेनियम तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 105 है। वो आवर्त सारणी के किस समूह में उपस्थित होता है? किस समूह में उपस्थित होगा? अगर इसके सूत्र की बात करें या इसको लिखते कैसे हैं? डीबी के हिसाब से। इसका जो आणविक जो सूत्र है वो क्या है? डीबी है। डीबी जैसे कि इसके शॉर्ट फॉर्म है। और अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक कितना है? 105 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 268, 268। तो इसको किस समूह में रखा गया है? समूह 5 में। किस में रखा गया है? समूह 5 में। फर्स्ट इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर बात करूं, वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है, अपन घर में जो खाना बनाते हैं वो तेल जब जलने लगेगा उसका तापमान पर जिसके तैयार किए गए खाद्य पदार्थों में जलने का स्वाद आए, कैसा जलने का स्वाद आए, उसको क्या बोलेंगे? क्या कहलाता है वो? कृत्रिम तापमान नहीं होता है, क्वांत नहीं होता और प्रज्वलन भी नहीं होता, इसको बोलते हैं धूमांक। क्या बोलते हैं? धूमांक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करूं, किसी दिए गए विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक तो क्या है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है और दूसरा आयतन आयतन प्रतिशत के अनुपात से क्या होगा? कौन सा विलयन प्राप्त होगा? इसके अनुमान के विलयन से कौन सा प्राप्त होगा? देखो पहले बात की द्रव्यमान की, द्रव्यमान की बात करें तो क्या होगा? द्रव्यमान विलियन जो होता है, विलियन के अंदर ये क्या होगा? विलियन के साथ अगर द्रव्यमान को इकट्ठा करें, द्रव्यमान अगर किसी चीज का निकालना हो, द्रव्यमान का आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे? विलियन के साथ उसको किसका गुणा करेंगे? 100 से गुणा करके इसका भाग देंगे किसका? द्रव्यमान का। अगर आयतन का प्रतिशत की बात करूं, आयतन और आयतन के प्रतिशत की बात करूं तो ये क्या होगा? विलेय का घनत्व, विलेय का घनत्व। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें किसकी, 1828 में फेरेडिक वोलर, जो फेरेडिक वोलर ने पात्र में संपन्न किस विलयन और अमोनिया के संयोजन से यूरिया निर्माण के एक पेपर को प्रकाशित किया था? यूरिया निर्माण के एक पेपर को प्रकाशित किया था, किसमें किया था? एक तो क्लोरिक अम्ल, ये तो नहीं है। क्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है? क्लोरिक अम्ल हमारे क्या काम आता है? फ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? साइनिक अम्ल। साइनिक अम्ल में क्या होता है? साइनिक अम्ल क्या है? ये अमोनिया का संयोजन है जो यूरिया के साथ क्या करेगा? यूरिया का निर्माण करेगा। हमारे शरीर के अंदर यूरिया कौन बनाने का काम करता है? किडनी करती है। किडनी का काम है क्या? यूरिया बनाना। तो यूरिया के साथ कौन सा मिक्स है? अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया और यूरिया दोनों मिक्स होके क्या करेंगे? साइनिक अम्ल, साइनिक अम्ल का निर्माण करेंगे। डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें मैरी क्वेन, मैरी क्वेन ने क्या किया था 1968 में? यूरेनियम को हटाने के बाद पेस्ट ब्लेड के शेष रेडियोधर्मी घटकों का निष्कर्षण किस तत्व को अलग करने के लिए किया था? रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं उसको अलग करने के लिए इसका किसको निष्कर्षित किया था? कौन सा ऐसा धातु है जिसको हटा के उसकी जगह कौन सी दूसरी धातु रखी थी? कौन सी होगी? सिजेनियम नहीं है, स्टेटियम नहीं है और थेरिमियम नहीं है। कौन सा है? पोलिनियम। पोलिनियम को क्या किया था उसने? पोलेनियम को क्या किया था? निष्कासन।
किस तत्व का निष्कर्षण किया था? पोलेनियम। नेक्स्ट बात करें तो पायरोमीटर मापने वाले एक उपकरण, पायरोमीटर मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। जो पायरोमीटर है, पहले तो ये बताओ पायरोमीटर का क्या काम है? पायरोमीटर क्या काम करेगा? जो भी जलवायु है, जलवायु के अनुसंधान के लिए काम आएगा, ठीक है। जैसे अपने सौर पवन चक्की वगैरह होते हैं, पवन चक्की का क्या काम है? पवन की मतलब वायु से क्या करना, अपनी हवा से क्या बनाना, विद्युत ऊर्जा वगैरह बनाना है। जैसे पायरोमीटर का क्या काम है? जलवायु के अनुसंधान के लिए, इसके लिए क्या काम आएगा? सौर विकिरणता, एक इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसे उपकेंद्रित की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है लेकिन निस्पंदनीय प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? किसको क्या मतलब क्या बोल रहे हैं, किसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा? एक तो उपकरणीय केंद्र की प्रक्रिया द्वारा मिश्रित करना, और उसके बाद क्या बोला है? अलग भी करना। जो निस्पंदनीय प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जाना है, निस्पंदनीय प्रक्रिया इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन है वो क्या होंगे? कोलाइडी विलयन में क्या होता है? कोलाइडी विलयन के अंदर क्या होगी? अगर मिश्रण की प्रक्रिया भी हो सकती है और दूसरी क्या है अलग मिश्रण की प्रक्रिया से उसको अलग भी किया जा सकता है और शामिल भी किया जा सकता है, पर निस्पंदन नहीं होता उसमें। क्या नहीं होता? निस्पंदन नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात करें तो कमरे के तापमान और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा के मामले में न्यूनतम होता है। अगर कमरे के अंदर जो तापमान है उसके अंदर क्या है? उसके कणों की गतिज ऊर्जा के क्या होगा? न्यूनतम होगा। कौन सा होगा? लोहा। लोहा क्या है? उसकी गतिज ऊर्जा के न्यूनतम होगा। नेक्स्ट बात करें, कपड़ा उद्योग में कपड़े के श्वेत यानी कि सफेद रंग को हटाने के लिए किस रासायन का उपयोग किया जाता है? अपने कपड़े के ऊपर उस रंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी अपने चल रहा है एक रिन बार करके एक आता है, रिन बार की एक, जो कि क्या करती है, रिन बार का क्या काम करती है कि जो कपड़े के ऊपर दाग लगे हुए उसको हटाने का काम करता है। तो उसके अंदर भी क्या डाले हुए आते हैं? यही जो इसका विलियन है ये भी साथ में आएगा। तो इसका जैसे कि रिन बार के अंदर भी वो क्या करेगा? कपड़े के कलर हटाना या फिर कोई भी आपके दाग धब्बे हटाना का काम करेगा। तो उसका मिश्रण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट का क्या काम है? कपड़े के कलर को हटाना। जैसे व्हाइट कपड़ा है उसको व्हाइट रखने के लिए, और जो धब्बे लगे हैं व्हाइट कपड़ों के ऊपर तो उसको हटाने के लिए कौन सा काम आएगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट। नेक्स्ट बात करूं, प्रक्रियात्मक कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ कार्बन के जुड़ाव होता है। किसके साथ कार्बन का जुड़ाव होगा? जो कार्बन का जुड़ाव करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? एल्डिहाइड। कौन सी है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या करेगा? कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्षार परमाणु की तनु गैसों में बोस आइंस्टाइन संघनन की उपलब्धि के लिए एरिक ए केनल, वुल्फगैंग केटरेल और कार्ल ई वुमेन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? किसको? एक तो नोबेल की बात कर रही है, किसके बारे में? जो बॉस ऑफ आइसलैंड संकलन का है वो पुरस्कार किसको दिया गया था? कब दिया गया था? दिया गया तो किसको दिया गया? एरिक ए कॉर्नल और वुफनगेन कैटरल और कॉलन ई वेमन, इन सबको क्या दिया गया था? बॉस आइंस्टाइन संकलन का। पर कब दिया गया था? 2001 में। कब दिया गया था? 2001 में। नेक्स्ट बात करें, लोरेंजियम एक रासायनिक तत्व है जिसके एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य रूप में वर्गीकृत किया गया है। का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होगा इसका परमाणु क्रमांक? इसका परमाणु क्रमांक कितना? एक तो लॉरेंस का धातु है, ठीक है। उसका रासायनिक तत्व जिसको एक्टिलेंट के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर इसकी बात करें इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? परमाणु क्रमांक कितना होगा? बी 103। परमाणु क्रमांक कितना है? 103। आपको परमाणु क्रमांक सबके याद करने और परमाणु द्रव्यमान है वो सबके याद करने। आवर्त सारणी है वो पढ़ के जाना है। आवर्त सारणी के अंदर कौन सा समूह किस समूह में आता है और कौन सा धातु किस समूह के अंदर आता है। जैसे अगर हेलोजन की बात करें, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं हेलोजन समूह के क्वेश्चन आते हैं। हेलोजन समूह कौन सा समूह है? आवर्त सारणी का 17वां समूह, आवर्त सारणी का 17वां समूह है जो किसमें आता है? हेलोजन समूह में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण करने वाली बैक्टीरिया
इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं? किस यौगिक का उपयोग करेंगे? ऑक्सीजन रहित जो है यानी कि एरोबिक है, जो ऑक्सीजन वाले प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता जिसका निम्नलिखित में से किस में है यौगिक में उपयोग है? किस यौगिक में उपयोग है? हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट है वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन दाता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट क्या है? एक प्रकाश संश्लेषण करवाने वाले बैक्टीरिया के लिए इलेक्ट्रोड दाता है। नेक्स्ट बात करें, माइकल फेराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पिछले सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? कब की थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज? इसकी खोज कब की थी? 1881 में। 1881 में किसकी खोज की थी? एक तो ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे की जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक है उसकी खोज की थी। नेक्स्ट बात करें, कौन सा प्रक्रियात्मक समूह ध्रुवीय जिसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच आवेश का एक आसान वितरण है? कौन सा ऐसा समूह है जो कि क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का एक आसान समूह है। कौन सा है? मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच की बात कर रही हूँ। तो इसमें कौन सा आएगा? एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच के आवेश का असमान वितरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, लवण के एकल इकाई के एक सूत्र में मौजूद जल के अणुओं की नियमित संख्या को किस रूप में जाना जाता है? एक लवण है, ठीक है, लवण के एकल जो सूत्र है जिसमें मौजूद क्या है? जल के अणु, जो जल का अणु है उसको किस रूप में जाना जाता है, या किसकी नियमित जो संख्या है उसको किस रूप में जाना जाएगा? वो है क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलन जल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विलेबोर्ड इसलेन के कौन से नियम का विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? कौन से नियम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विलेबोर्ड जो स्केलन है उसने वो किस लिए इस विज्ञान की भाषा में इतना आगे बढ़ रहा है, या फिर इसका किस लिए इसका योगदान आया किसमें विज्ञान के अंदर? इसने ऐसा कौन सा नियम दिया था कि जिसकी वजह से इसका क्या है, जो विज्ञान है, बायोलॉजी है, साइंस है, उसके अंदर इसका योगदान माना जाता है? तो वो है अपरिवर्तन का नियम। अपरिवर्तन का नियम किसने दिया था? कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, अपरिवर्तन का नियम किसने दिया था? तो इसका जो देने वाला वैज्ञानिक है उसका क्या नाम है? विलेबोर्ड स्किनर। नेक्स्ट बात करती हूँ, 1850 में कार्बन डाइसल्फेट की वाष्प को रक्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फेट के संपर्क में लाकर मेथेन का निर्माण किसने किया था? जो कि कौन सी अपने कार्बन सल्फेट की वाष्पकरण और रक्त के तांबे के अंदर किसका प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? हेनिनब्रड ने नहीं किया था, एंटनी वार्नर ने नहीं किया था, जॉन डाल्टन ने नहीं किया था। किसने किया था? मोसलेन बर्थलोट ने किया था। किसने किया था? मोसलेन बर्थलोट ने। मानक वर्षा मापी एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें किस आवृत्ति का एक समूह या संग्रह है जो कि एक मापन वाली नली, कौन सी मापन वाली नली से जुड़ा होता है, जिसका उपयोग किसी निश्चित समय के प्रति इकाई क्षेत्रफल, किसकी बात करी? प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा का मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? देखो क्या बोल रहे हैं, एक जो मापक है कौन सा? वर्षमापी है, उसका मौसमी संबंध उपकरण है। क्या है? एक तो मौसमी संबंध उपकरण है, वो क्या काम करेगा? एक तो क्या करेगा, एक संग्राहक होता है जो कि क्या करेगा? मापने का काम करता है, जो नलीनुमा होता है। तो नलीनुमा जो अपने होंगे वो क्या होंगे? फनल आकृति होगी उसकी। कैसी आकृति होगी? फनल आकृति। फनल मतलब समझते हो? कीमा होता है उसकी जैसी, ये कुछ इस प्रकार से। इसकी कैसी होगी आकृति? फनल आकृति होगी, फनल शेप होगा। नेक्स्ट बात करूं, जल में निलंबित ठोस पदार्थ की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उसका तली पर जमा होना जहां की वे वांछित होते हैं, किस प्रकार का जल प्रदूषण का उत्पादन करता है? किस प्रकार जल का उत्पादन करेगा? जो कि अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ है वो, जैसे यहाँ क्या है अपने जल है, जल के अंदर क्या करेंगे? नीचे की तरफ जाके क्या करेंगे? कूड़ा कचरा कर देंगे, या उसको जल को क्या कर देंगे? दूषित कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे।
ठीक है, प्रदूषित कर देंगे। अभी जो अपने ये जो नदी नाले हैं वो गंदे किस वजह से हैं? प्रदूषण की वजह से हैं। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, ठीक है। तो उसके अंदर जो वांछित जो सॉरी किस प्रकार का ये जलीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, किस प्रकार का जलीय उत्पन्न करेगा? ये करेगा गादन। गादन प्रकार का क्या करेगा? जलीय उत्पन्न करेगा। एक तरह का अपन जैसे कीचड़ वगैरह नहीं बोलते, जिसके अंदर मलबा जैसा होता है, पांव हाथ अपने आप डाले तो वो अंदर ही अंदर धंसने लग जाएगा। नेक्स्ट बात करें रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र CH3 CH वाला कौन सा एल्कलाइन मीठी गंध वाले रंगहीन द्रव्यकृत गैस के रूप में दिखाई देता है? ये क्या है? CH3 है, CH है, ठीक है। ये CH3 CH है जो क्या काम करता है? मीठी गंध रंगहीन है, ठीक है। आप पहले ये समझो CH3 का क्या मतलब है। जो मैथ है, मेथेन है, जैसे अपन बोलते हैं ना एथ मैथ प्रोप ब्यूट, वैसे जो मेथेन है वो क्या, इसका क्या सूत्र है? CH2। और जो मैं इसके बाद में क्या आएगा? एथेन। इसका क्या आता है? C2H4। और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? प्रोप की, प्रोपेन की, तो ये क्या आएगा? C3H6। अगर इसके अंदर पहली बात करें तो रंगहीन है और क्या काम करता है? मीठी गंध देता है, तो ये क्या आएगा इसका? फर्स्ट ए प्रोपलाइन। नेक्स्ट बात करें तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण के क्रमानुसार एक के बाद एक रखते हुए पदार्थ के सही क्रम का चयन कीजिए। किसके? तत्व या यौगिक। तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण। तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण है, उसके अंदर इसको क्या करना है? क्रम के बाद रखना है, एक के बाद एक रखना है। तो अगर पहले देखें तो पारा लोहा और तनुकृत अम्ल, नहीं ये सही नहीं है। नेक्स्ट बात करें लोहा लवण लोहा और समुद्री जल, समुद्री जल भी नहीं है। इसकी बात करें लोहा मेथ और समुद्री जल, ये थोड़ा सही लग रहा है। पारा लवण और दूध, ये भी सही नहीं है। देखो जो सबसे एक के बाद एक क्रम रखते जा रहे हैं, ठीक है। तो लोहा है अगर देखे तो थोड़ा हल्का है, किससे? मेथेन से। और उसके बाद अगर उसकी बात करें जल, समुद्री जल, उसके अंदर बहुत सारा लवण होता है, बहुत सारा नमक यानी कि सोडियम वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। तो अगर जो क्रम की बात करें तो कौन सा सही है? लोहा, मेथेन और समुद्री जल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 4 कार्बन परमाणु से बना एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन है जिसे आमतौर पर ईंधन और एरोसोल प्रमोदक, एरोसोल प्रमोदन के रूप में उपयोग में किया जाता है? कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा 4 कार्बन यानी 4 कार्बन परमाणु जो जिससे बना हुआ एक सीधी श्रृंखला एल्केनिन एल्कीन है, वो क्या काम करता है? जो कि आमतौर पर ईंधन का एरोसोल प्रमोदक है। ईंधन का क्या है? एरोसोल प्रमोदक है। तो कौन सा होगा? आइसोब्यूटेन नहीं होगा, 2,3 डाई मेथेन ब्यूटेन नहीं होगा और 2 मेथे ब्यूटेन भी नहीं होगा। इसका क्या होगा? ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन इसका क्या है? राइट आंसर है। ये क्या काम करता है? परमाणु 4 कार्बन परमाणु बनाने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जोहन जोहन वुल्फगैंग डेबेरिनर ने पाया कि तरल ब्रोमीन के डैश गैस और ठोस आयोडीन के गुणों के बीच में आता है। क्या आता है? कौन सा आएगा? विलियन वगैरह। ये एक तरह के तत्व हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि जो बेरिलियम के बीच में आने वाला जो अणु है या फिर जो उसके गुण क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। जैसे अगर बेरिलियम की बात करूं, सॉरी ब्रोमीन, माय मिस्टेक, ब्रोमीन की अगर बात करूं तो ब्रोमीन के गुण किससे मिलेंगे? ब्रोमीन के गुण किससे मिलेंगे? इसके अगर ये साइंस के अनुसार अगर बात करें, इस साइंटिस्ट के अनुसार ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक जो आने वाला 7 धातुओं के बाद आने वाला धातु होगा वो क्या होगी? उससे समान क्या करेगा? आयनिक गुण प्रदर्शन करेगा। तो अगर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन से अगर 7 प्लस करें, 7 प्लस करें तो 7 प्लस के बाद कौन सा धातु आती है? क्लोरीन। कौन सी आएगी? क्लोरीन। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संतुलन रासायनिक समीकरण है? कौन सा सही संतुलन संतुलन है? पहला देखे CH4 प्लस 10H2O। नेक्स्ट बात करें इधर
8CO2 प्लस 10H2O। तो ये संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन के अणु कितने बता रहे हैं, 8 बता रहे हैं, उधर कार्बन के अणु कितने हैं, 6 ही है। तो फर्स्ट तो क्या होगा, गलत। सेकंड बात करते हैं, 2CH4 10H2O प्लस 13O2। नेक्स्ट अगर बात करें 8CO2 और प्लस 10H2O, ये थोड़ा सही लग रहा है। थर्ड की बात करें 2H4 प्लस 10H2O 8CO2 प्लस 10H2O, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे कार्बन के अणु 8 आ रहे हैं तो ये भी गलत है। डी की बात करें तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा होगा, बी। बी कौन सा इसका सही संतुलित है। आप हमेशा ऐसे देखो कि एरो के बाद वाली जो संख्या है वो इसकी क्या होगी, पहले वाले के बराबर होनी चाहिए। जैसे एरो के बाद वाले अगर बी की बात करें तो बी में क्या थी, बी की बात करें तो बी में क्या थी, 2CH4 प्लस 10H2O 13O2 8CO2 प्लस 10H2O। क्या है रे, चाहिए O2 नहीं है, सॉरी ये H2O नहीं है इधर, यहाँ 13O2 ही है। ठीक है, 13O2 ही है। अपन इधर देखना है इसको बैलेंस बनाने के लिए कि जो O2 की संख्या है और जो कार्बन की संख्या है वो क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। जो बैलेंस बनाने का काम कौन करेगी, ये बीच वाली जो एरो है, एरो के पहले वाली संख्या और आगे वाली संख्या दोनों का क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। यानी कि धातु है, धातुओं को दोनों के बराबर समीकरण में रखना है, तब ये समीकरण संपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यूरिया में मौजूद होता है। कौन सा तत्व है जो यूरिया में मौजूद होगा, अपनी जो यूरिया निकलने वाली है, जो किडनी से निकलती है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, यूरिक एसिड वगैरह ये सब होते हैं ना। तो यूरिक एसिड के अंदर जो जो मौजूद होने वाले तत्व है कौन कौन से होंगे। मैंने आपको जब किडनी बताई थी तो उसमें आपको बताया था कि जो अपने यूरिन फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर क्या करता है, नेफ्रॉन जो भी क्या करेगा, फिल्टर करेगा, किसको, ब्लड को फिल्टर करेगा। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद उसमें से क्या क्या निकलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब क्या है, यूरिया है। यूरिया जैसे अपने बॉडी से यूरिया बनता है, वैसे खाद्य पदार्थों को क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। खाद्य पदार्थ यूरिया क्या काम आएगी, पौधों के अंदर डालने के लिए। ठीक है, यहाँ अभी किसकी बात हो रही है, पौधों के लिए हो रही है, मानव शरीर के लिए नहीं हो रही। तो खाद्य पदार्थ जो अपन क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये पौधों के लिए, मानव शरीर के लिए नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस रूसी रासायनिज्ञ की आवर्त सारणी में 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसकी हुई थी, किसकी हुई थी, जो जर्मनी वाले जो रूसी जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, आवर्त सारणी में 1872 में एक जो जर्मन पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई, किसकी हुई थी, दियमित्री मेंडलीफ। किसकी हुई थी, दियमित्री मेंडलीफ। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने क्या 9th-10th में पढ़ा था कि ऊष्मा ऊर्जा है ना तो बन सकती है ना नष्ट की जा सकती है। वो अपने यहाँ बनती है और अपने कभी नष्ट नहीं होती है। आप उसको कृत्रिम रूप से ना तो बना सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, किसको, ऊर्जा को। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा कौन सा नियम है जिसमें ये लिखा हुआ था कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, किसमें था, नियम प्रथम ही है। और तो कौन सा है, प्रथम नियम है जिसके अंदर ही बोला गया था क्या, ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। नेक्स्ट बात करते हैं, खट्टे फलों के छिलकों में पाए जाने वाला कौन सा रासायनिक पेय पदार्थ और च्युइंगम में स्वाद बढ़ाने वाले कारकों का रूप में उपयोग में किया जाता है। ठीक है, अपन जो च्युइंगम खाते हैं तो उसके अंदर उसका जो टेस्ट बनाने का काम करता है। जो खट्टे पदार्थ जैसे संतरा है, लेमन है और भी जो खट्टी चीजें हैं, ठीक है, उसके अंदर जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है, जो कि अपने एक तरीके से अगर तेल की बात करें तो उस तेल में भी पाया जाता है, तो कौन सा होगा, लिमोनियम। लिमोनियम। आप ऐसे मत सोचो कि ये चीजें नहीं आएगी या क्या याद करें, ऐसा नहीं है। जो चीजें दे रखी है उसके बारे में सिर्फ याद करना था। अब धातुओं के बारे में आपको क्या बताऊं, धातुओं के जो नाम है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जो धातुओं के नाम है, जो रासायनिक नाम है, वो सब आपको याद करना पड़ेगा, समीकरण आपको याद करने पड़ेंगे। बस मैं आपको उस लेह तक लेके जा रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं,
तैयारी आपको अपने दम पे, मतलब आप अपने दम पे जो तैयारी की है वो बेस्ट की है। ऐसे मत सोचो कि हमने जो किया है वो हमें काम आएगा कि नहीं आएगा। खुद को ऐसे प्रमाणित करो कि हम बेस्ट हैं, हम हमारी तरफ से बेस्ट देंगे। बाकी हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा है? अर्नस्टेड रेदरफोर्ड ने 1911 में किस प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, किसका प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, ये कौन सा प्रयोग किया था उन्होंने 1911 में? गोल्ड, गोल्ड फाइनल प्रयोग किया था, ठीक है। कौन सा प्रयोग किया था? गोल्ड फाइनल। नेक्स्ट बात करते हैं समूह 17 के किस तत्व को उसका नाम गुटनबरी गंध वाली हरी पीली संलग्न। समूह 17 कौन सा है? नाम आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कौन सा? हेलोजन, हेलोजन वाला तत्व है। ये कौन सा संघ का है? हेलोजन संघ का है। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जो कि क्या करेगा? गुटन गैस के लिए और पीली हरी गैस के लिए भी जाना जाता है, कौन सा होगा? सिंपल है, कौन सा है ये? तो क्लोरीन। गुटनबरी गैस बोलते हैं इसको, कभी क्वेश्चन आ जाए गुटनबरी गैस किसको कहेंगे? क्लोरीन को। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन के रूप में जाना जाता है? कौन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? देखिए पहले तो आप अभिक्रिया को देखिए, इसके अंदर क्या है। फर्स्ट बात करें Fe प्लस CO4, सॉरी COSO4, उसके बाद क्या बनी? FeSO4 प्लस Cu। द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो आयतन है, आयतन का जो बनने वाला विलयन है, आयतन का बनने वाला विलयन क्या करेगा? उत्पादन बनेगा। दो आयतनों के विस्थापन से बनने वाला विलयन क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी अभिक्रिया कौन सी है? सीधा ही आते ही क्या नाम आएगा? फोर्थ नंबर NO2SO4 प्लस BaCl2 से प्राप्त क्या होगा हमको? BaSO4 प्लस 2NaCl। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांथन और वाष्पीकरण क्रमशः क्या है? परिघटनाएं कौन सी है? क्वांथन और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कौन सी है? क्वांथन और वाष्पीकरण की क्वांथन और वाष्पीकरण की परिघटनाएं कौन सी? स्थूलन और सतही। सेकंड, स्थूलन और सतही। नेक्स्ट बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल और रेचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सी किसकी बात हो रही है? मैग्नीशियम हाइड्रेट। मैग्नीशियम हाइड्रेट ये क्या काम करता है? ये अपने पेट में अम्ल को पचाने का काम करेगा, अम्ल को बचाने का काम करेगा, एसिड लेवल को कम करने का काम करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक आपको पीने के लिए सिरप देता है, उसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड देता है, उस एंटासिड के अंदर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, जो कि आपको क्या करेगा? HCl के लेवल को कम करेगा, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा और जो आपके एसिडिटी हो रही है उसको भी कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से मिलान करें यौगिक निर्माण अभिक्रिया कौन सी है? यौगिक निर्माण अभिक्रिया फर्स्ट बात करें विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बेकिंग सोडा को गर्म करने और फिर परिणामी उत्पाद करने का पुनः क्रिस्टलीकरण है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का क्या है? अच्छा मिलान करना है ना इसका। फर्स्ट का अगर देखे तो अच्छा बेकिंग पाउडर ये लिख रहा है। ये जो आपको एक नंबर दिख रहे हैं ये इसके सामने वाले हैं, इसमें से मिलान करना है कि कौन सा किससे मिलान करेंगे, ठीक है। तो अगर पहली बात करें विरंजक चूर्ण है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का क्या काम होता है? बेकिंग सोडा को गर्म करना और फिर से उत्पादन करना, ये नहीं होगा। जिप्सम को गर्म करना। क्लोरीन, क्लोरीन गैस का, क्लोरीन गैस और शुष्क चूना होता है, क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। ए का फर्स्ट ये रहा इधर, डी। अच्छा एक का अच्छा फर्स्ट, सॉरी इसका नहीं है, 3 है ना। फर्स्ट सॉरी ए का मिलान करना है किसको? 3 से। ए का मिलान करना है 3 से, तो ये 3 कौन सा आ गया? सी वाला राइट आंसर। अगर आपको एक पकड़ना है,
ए कौन सा इसका राइट है, कौन सा गलत है। अगर नेक्स्ट बात करें कौन सी, अगर बी की बात करें फोर्थ से, तो बेकिंग पाउडर है वो कैसे मिलेगा, अम्ल सारी अभिक्रिया करके। बेकिंग पाउडर जो अपन यूज लेते हैं खाने वाला पाउडर है, तो क्या करेगा, अम्ल और सार की अभिक्रिया से बनता है। अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है, और सार क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, उन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर मिलेगा। और वॉशिंग पाउडर जो अपने कपड़े धोने वाला पाउडर है, उसको वो क्या होगा, उसकी बात करेंगे, ये क्या है, बेकिंग सोडा का गरम करा हुआ क्या है, एक उत्पादक है, जो कि क्या है, क्रिस्टलीकृत है। क्रिस्टलीकृत ही होता है ना, जो अपन सर्फ काम में लेते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा काम में लेते हैं, उसके अंदर क्रिस्टल बने होते हैं। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे से दाने होते हैं। और नेक्स्ट बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक जिप्सम की गर्म परत है। जिप्सम की क्या है, गर्म परत है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया, सी सही हो गया। आप पहले ऐसे देखो कि पहले किससे मिल रहा है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ था तो उसमें से अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्या है, टाइम टेकिंग है। अगर आप इसके थोड़ा थोड़े से ही क्या करोगे, ए अगर सही है दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं, दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं, सीधा टिक किया और आगे चलो। नेक्स्ट बात करते हैं, तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले एक क्रिस्टल जैसे सफेद यौगिक का नाम बताइए जिसे उदरपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। उदरपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकेगा, ऐसा कौन सा है। एक तो क्या है, तीखी सुगंध है। तीखी सुगंध किसकी, सोडा एस की नहीं होती तीखी सुगंध, सोडा एस की बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, सोडा एस कभी तीखी सुगंध वाला नहीं होता। कास्टिक पास्ट, कास्टिक पास्ट क्या है, कास्टिंग पास्ट भी एक तरह का मतलब जैसे अपन कास्टिक सोडा वगैरह देखा है आपने, वैसे कास्टिक पास्ट भी होता है। तो वो कास्टिक पास्ट में इसके अंदर सुगंध नहीं आती और लाइज में भी नहीं आती। कपूर जो अपने घर में काम में लेते हैं उसमें तीखी सुगंध भी आती है और वो क्या है, तीव्र भी है। यानी कि अगर उसका सुगंध के साथ अगर टेस्ट की बात करें तो उसके क्रिस्टल जैसे जो सफेद यौगिक होते हैं, जो सफेद यौगिक के बने हुए, ये क्या है, एक क्रिस्टल होता है जिसकी सुगंध भी तेज होती है। और वो अगर मतलब कि स्वाद की बात करें तो सुगंध से उसका क्या है, स्वाद पता चल जाता है कि इसका स्वाद कैसा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में दांतों के एनिमल का निर्माण वाले पादप का रासायनिक नाम क्या है। जो मानव के दांत है उसमें एनिमल का जो पादप सॉरी पदार्थ है उसके निर्माण का नाम क्या है। साइंटिफिक नेम पूछा है इसका, साइंटिफिक नेम क्या होगा अगर रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, कार्बन सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्सी सॉरी कैल्शियम हाइड्रो एपिस्टाइक, डी सॉरी बी क्या है इसका राइट आंसर है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। जो क्या करता है, दांतों के अंदर सफेद बनाना, दांतों को मजबूत बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, स्विमिंग पूल के अंदर पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, विरंजक चूर्ण। किसका उपयोग करेंगे, विरंजक चूर्ण। अभी अपन ने पीछे देखा था विरंजक चूर्ण क्या था, जो मिलान करने वाला था उसमें देखा था क्या है, विरंजक चूर्ण क्या है, क्लोरीन गैस है और शुष्क चूना क्या है, क्लोरीन गैस है और शुष्क चूना है। नेक्स्ट बात करें, बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवर का उपयोग किया जाता है। किस कार्बनिक लेवर का, जो ब्रेड बनाते हैं उसके अंदर क्या लेके आते हैं, एक तो खमीर लेके आते हैं, खमीर यानी उसको फुलाना होता है, खमीर लेके आते हैं ब्रेड को फुलाने के लिए। जो पेस्ट्रीज वगैरह बनती है उसको फुलाने के लिए क्या करते हैं, खमीर का उपयोग करते हैं। तो डी इसका क्या है राइट आंसर, इसका उपयोग करेंगे, खमीर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट बात करूं, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किसमें होता है, यही रहा, नींबू, मौसमी और संतरे में पाया जाता है। तो ए का थर्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना क्या है, क्षारीय है, बी का ए, ये बी का ए दोनों में है। नमक, नमक क्या है, NaCl है, सी का 2, ये रहा अपना ठीक, बी क्या है इसका राइट आंसर, बी इसका क्या है राइट आंसर है। आपको थोड़ी थोड़ी चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंसान एक ही बार में सीढ़ी पूरी सीढ़ी नहीं चढ़ जाता, धीरे धीरे अपने अपने पांव धर धर के वो ऊपर चढ़ता है। कभी गिरता भी है तो वहां लटक नहीं जाता है, वो वापस चढ़ने का प्रयास करता है। वो कहावत नहीं सुनी, नन्ही चीटी दाना लेके 100 बार चढ़ती है, सॉरी नन्ही चीटी दाना लेके बार बार फिसलती है पर आखिर में क्या कर जाती है, चढ़ जाती है। वो भी हार नहीं मानती, तो आपको हार मानने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें, जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए भी आवश्यकता किसकी होती है, ऑक्सीजन की होगी। और ऑब्वियसली जल के अंदर भी सांस लेने की किसकी आवश्यकता होगी, गुलित ऑक्सीजन की। किसकी होगी, गुलित ऑक्सीजन की। गुलित ऑक्सीजन क्या होती है, अपने पानी के अंदर घुलने के बाद पानी के साथ होता है ना, और H2O का
फॉर्मूला है, जल का फॉर्मूला है H2 है, तो इसके अंदर क्या है, 2 तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है और एक का क्या है, अणु का मॉलिक्यूल है, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, यानी कि पानी के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, पर कुछ एक मात्रा में। अगर गुलित ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो वो क्या है, जलीय जीव उसमें सांस ले सकेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण। परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण क्या होते हैं, परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण क्या होंगे, फर्स्ट विखंडित होते हैं, प्रकाश के चालक से गति करते, निश्चित स्थिति में कंपन करते या गति करना बंद कर देते हैं। परम शून्य ताप पर क्या करेंगे, गति करना बंद कर देंगे, गति करना बंद कर देंगे। गर्मी ज्यादा पड़ती है तो अपन भी बाहर नहीं जाते हैं, वैसे ये परम शून्य ताप पर क्या करेंगे, पदार्थ के कण गति करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, सामने सिंपल है, BaHOH2। ये क्या है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, यानी कि A इज द राइट आंसर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है, H2 किसका है, अरे ये तो और ही ज्यादा सिंपल है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है और सबसे मतलब जो पहला तत्व है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, कितना है, परमाणु क्रमांक 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका दूसरा नाम क्या है, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ यानी ड्राई जो आइस है, वो किसका नाम है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। अरे साइंस बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत तगड़ी चीज भी है। कैसे, आप जो देखते हो शादियों में या फिर जो टीवी सीरियल में जो भाप जो धुएं बनवाते हैं, बर्फ एक तरफ से डाल के धुआं निकलता है, वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क, कौन सी, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड क्रिस्टल फॉर्म में होगी, अगर उसको क्या किसके संपर्क में लाया जाए, पानी के या फिर हवा के संपर्क में लाया जाए तो क्या करेगी, धुआं पैदा करती है। आपने कभी कभार साइंस के ऐसे जो देखे होंगे वीडियोस वगैरह या फिर टीवी के अंदर ऐसे देखे होंगे, जो साइंस वाली लैब होती है, उसके अंदर कुछ क्रिस्टल होते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसमें से धुआं निकलता है या कुछ ऐसा है, तो वो कौन सी होती है, जो शुष्क बर्फ होती है वो कौन सी होगी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। नेक्स्ट बात करते हैं धुलाई, धुलाई के लिए जो विशेष रूप से किसके लिए, वस्त्रों के लिए उपयोग में किए जाने वाले वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, एल्फिलोरेसिड क्रिस्टल का एक यौगिक है, कौन सा यौगिक है, कौन सा यौगिक है, सोडियम। क्या काम करता है सोडियम, सोडियम कभी भी हवा के संपर्क में आने से क्या करता है, आग उत्पन्न करता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते क्या करेगा, आग उत्पन्न करेगा। इसीलिए सोडियम को क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखने से क्या करता है, वो आग को जल्दी नहीं पकड़ता। इस सोडियम का सबसे प्रमाणिक जो बोलते हैं कि अगर सच का सोडियम अगर पता करना है कि ये किस तरीके से, तो वो क्या करेगा, उसको कभी हवा में लेके आना, वो आग पैदा कर देगा। आपने देखा होगा ये जादू के पानी में आग लगा देते हैं, तो वो सोडियम का कुछ एक क्रिस्टल उसके अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से पानी में आग लग जाती है। नेक्स्ट बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षितिज पंक्तियां होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षितिज पंक्तियां होती है, 5, 11, 9 और 7, कितनी होगी, 7, कितनी होती है, 7 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है। सेकंड क्या है, कभी ज्ञात तत्वों में, सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु हैं जो कि आवर्त सारणी के बाएं ओर से दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉन के रूप से जाना जाता है, ये क्या है, गलत है। डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉन के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों क्या है, राइट है, ए इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है, किसका तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक का है, कौन सा तत्व एस ब्लॉक का है, रुबेडियम, कौन सा, रुबेडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा कौन सा है,
ऑक्सीजन, रेडियम, हाइड्रोजन और सिल्वर, कौन सा है? ऑक्सीजन, रेडियम, हाइड्रोजन और सिल्वर। ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किए गया है तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। कौन सी आवर्त सारणी को किसके रूप में स्वीकार किया गया है? पहले तो क्या मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया, ठीक है, उसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके किसके आधार पे उसको परिवर्तन किया गया? तो समान गुणधर्म की वजह से नहीं, समान द्रव्यमान की नहीं, मोलार द्रव्यमान की वजह से नहीं, परमाणु संख्या के आधार पर। हमने देखा था सबकी परमाणु संख्या, जैसे अपने पीछे पड़ी थी डेबिडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 105 है। वैसे इसकी परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया है? आवर्त सारणी में चेंज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 2। दूसरे नंबर पे आता है तो 2 ही होगा ना, ए इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस के अंतराणुविक तरल अवस्था में बदल जाती है? ठंडी और क्या होगी? ठंडी और दूसरे क्या संपीड़ित होगी, किस में बदल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, 9th-10th के क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज्यादा इतने हैवी नहीं आते। नेक्स्ट बात करें, गैस का द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस के परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? गैस का परिवर्तित हुए बिना क्या करना? सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? निष्पेक्षण। क्या कहलाता है? निष्पेक्षण। और वही अगर गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? ठोस का गैस में परिवर्तन, वाष्पीकरण। नेक्स्ट बात करें, किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसके नियम के अंदर? किसके नियम के अंदर होगा? अवोगाद्रो के नियम, सॉरी, भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस का आणविक मात्रा और संख्या के स्थिर होता है तो किसका होगा? बोयल्स के नियम के अनुसार व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? ताप का। ताप का व्युत्क्रमानुपाती होगा बोयल्स के नियम के अनुसार। नेक्स्ट बात करें, न्यूलैंड्स का अष्टकता का सिद्धांत केवल किस तत्व तक ही लागू होता है? अष्टकता का सिद्धांत, इसके अंदर वही है कि जो तत्व है 7 तत्वों को निकाल के 8वां तत्व होगा वो समान क्या करेगा? समान आणविक मतलब समान गुण धर्म सामने दर्शाएगा। तो कौन सा होगा? कैल्शियम, सी। नेक्स्ट बात करते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। एक कौन सा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 ही होते हैं। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आवर्त सारणी में किस वर्ग के उत्कर्ष गैसों को के रूप में जाना जाता है? उत्कर्ष जो गैस है किस रूप में जाना जाएगा? आवर्त सारणी के कौन से तत्व होंगे? जो 18वां वर्ग है उसको किस के रूप में जाना जाता है? उत्कर्ष गैसों के। और जो 17वां है उसको किसके रूप में जाना जाएगा? हैलोजन के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व है? आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व है, कौन सा होगा? आयोडीन, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैग्नीशियम, कौन सा होगा? मैग्नीशियम। ये आवर्त सारणी में कब आता है? कौन सी जगह पे आता है? आवर्त सारणी में कौन सी जगह पे आता है? 13 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीफ ने अपना जब कार्य चालू किया था तो कितने तत्व ज्ञात थे? 63। कितने थे? 63। और अब 118। कितने? 118 तत्व ज्ञात है। नेक्स्ट बात करते हैं, निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ किस अवस्था की विशेषताएं? निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं, निश्चित आकार किसका होता है? ठोस का, डी। अगर आप बर्फ जमाते हो तो बर्फ क्या है? ठोस ही है, उसका निश्चित आकार आप जिस सांचे में डालोगे उस सांचे में डल जाएगा। और निश्चित आकार किसका नहीं होता? गैस और द्रव्य का, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, द्रव्य बहते हैं और आकृति बदलते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला, द्रव्य का क्या है, आकार समान नहीं होता है, तो ये क्या है, बहने वाले। और ड्रद होते हैं, इसकी वजह से क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। तरल क्या काम करेगा, बहेगा, पानी है ना, पानी भी तरल ही है, तो उसको पानी का आकार थोड़ी है। अगर आप उसको क्रिस्टल फॉर्म में यानी ठोस फॉर्म में अगर जमाने की कोशिश करोगे तो बर्फ निकलेगा, तो वो एक क्या है, एक तरह का ठोस है। और अगर इसकी द्रव्य की बात करें तो क्या करता है, द्रव्य बहने का काम करता है, तरल होता है। नेक्स्ट बात करें चार्ल्स के नियम में। चार्ल्स के नियम में क्या है, दाब स्थिर रहता है, गैस के मोल की संख्या स्थिर रहती है, आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोल रहा है ये, दाब स्थिर है, दाब तो क्या है, स्थिर है, और गैस के मोलों की संख्या क्या है, वो भी स्थिर है। और क्या है, आयतन और तापमान व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, व्युत्क्रमानुपाती किसके, दाब के। तो ये किसके अंदर होगा, ये तीनों के तीनों सही है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह गैस जो बॉयल्स के नियम, चार्ल्स के और अवगाद्रो के नियम का पालन करता है, आर्द्र गैस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, गोलुस्के के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किस निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, सी अगर देखे तो सी के लिए सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग को 14 और आवर्त में 3 के मौजूद होता है। ठीक है, कौन सा सही होगा इसके अंदर, फर्स्ट देखे कौन सा था, वह गैस जो बॉयलन के नियम को और चार्ल्स के नियम के अवगाद्रो नियम का पालन करती है। ठीक है, ये भी सही है, सेकंड वाली भी सही है और थर्ड वाली भी सही है, तो कौन सा सही होगा अपना, पहला, पहला क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है क्योंकि वे क्या है, अबंधित है। किस वजह से अबंधित है, जो धातुएं क्या है ऋणात्मक होगी, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। जो ग्रहण करने वाला होता है वो क्या होगी, ऋणात्मक होगा, और जो त्याग करता है वो धनात्मक होता है। तो इसमें क्या सही होगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, बी इसका राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, आवर्त सारणी के में 17वां समूह स्थित होता है, कौन सा है, हेलोजन। मैंने आपको पहले ही बोला था हेलोजन है, वो क्या आवर्त सारणी का 17वां समूह है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या जोड़ा जाता है और जिसकी वजह से निष्कासन होता है, जो उपापचय कहलाता है। उपापचय में क्या होगा, ऑक्सीजन है वो क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, और किसका जोड़न होगा, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन का निष्पादन होगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है, तेल का वनस्पति रूपांतरण क्या कहलाएगा, तेल का जो वनस्पति रूपांतरण है यानी वनस्पतिक रूप है वो क्या कहलाएगा, समांगीकरण नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, पास्चुरेशन हमेशा होता है, पास्चुरीकरण होता है किसका, दूध का पास्चुरीकरण होता है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर दूध निकाल के उसको दूध को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके ऊपर से उसका जो फैट है, मलाई, वो निकाली जाती है, टोटली मलाई निकाली जाती है, उसके बाद जो दूध है वो क्या सप्लाई किया जाता है, किसमें, फैक्ट्रियों में, डेयरी फार्म हाउस पे, और उसके बाद अपन के जो घरों में दूध आता है वो क्या आता है, फेट से हटा हुआ दूध है, मतलब फेट उसमें से निकाला हुआ है, एक तरीके से फेट निकाला हुआ दूध है। जैसे ये डेयरी वाले लेके आते हैं तो उसके अंदर फुल क्रीम नहीं होती, वो क्रीम निकाला हुआ दूध है, वो पास्चराइजेशन क्या होता है, दूध को एक इतने स्टेज पे गर्म करना कि जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो गाय भैंस वगैरह उसके आए हुए उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, ये तेल का रूपांतरीकरण है। ठीक है, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको भी बताया था कि जो क्या होती है, बर्फ होती है, जो ड्राई जो बर्फ है उसको क्या बोलेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, बी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त के संबंध में नहीं है। ऐसे तत्व कौन सा है जो तीसरे आवर्त के संबंध में नहीं है, तीसरे आवर्त सारणी के संबंध में नहीं है, कौन सा तत्व होगा, फॉस्फोरस आएगा, सिलिकॉन भी आएगा और आयरन भी आएगा, कौन सा नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, कौन सा नहीं है, ब्रोमीन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा, उम्रज एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, ये किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, किस क्रिस्टलीय के प्रमाण स्वरूप बनता है। सीधे इसका आंसर तो सीधा दे रखा ना, उम्रज को किस में बनेगा, ओमी भवन।
डी में। ठीक है, एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है जो क्या काम करता है, जो कि क्या करेगा, प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, किसके, गहरे रंग के प्रक्रिया के अक्रिस्टलीय के परिणाम स्वरूप बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है, C3H4, C3H4, डी इसका राइट है, सॉरी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एथेनाइड में कितने तत्वों की एक श्रृंखला है, एथेनाइड है, एथेनाइड के अंदर कितने तत्वों की एक श्रृंखला बनती है, जो एक श्रृंखला बनेगी उसके अंदर कितने तत्व शामिल आएंगे, किसके अंदर, एथेनाइड, एथेनाइड में कितने जो तत्व है उसकी श्रृंखला शामिल आएगी, 15, सी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करें आज के सेशन का 75 वाला क्वेश्चन है, 75वां क्वेश्चन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, क्वार्टिज, क्या नाम है, क्वार्टिज, सी इसका सही है, क्वार्टिज इसका क्या है, सामान्य नाम है किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट बात करते हैं किस कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या द्वारा क्या बनती है, रूपांतरित होते हैं, जहाँ पे n कोष की संख्या कितनी होगी, n कोष की संख्या कितनी होती है, जो n कोष वगैरह अपने इलेक्ट्रोड वगैरह होते हैं ना कुछ इस तरीके से, इसके अंदर भरे जाने वाले जो n नोड है उसकी संख्या कितनी होती है, कितनी होगी इसकी संख्या, 2n², ए इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, सिल्वर, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, इसीलिए तो अपने जो तार लाइट के तार होते हैं उसके अंदर सिल्वर यानी चांदी के तार नहीं लगाए जाते, उसके दो नुकसान है, एक तो क्या है ऊष्मा की क्या है सुचालक है, सुचालक यानी सबसे अच्छी चालक है, उसके अंदर करंट सबसे ज्यादा दौड़ता है, और दूसरा चोरी का खतरा, लोग तोड़ के ले जाएंगे, चांदी है इधर, ठीक है, इसीलिए क्या काम में लेते हैं, ज्यादातर तांबे के तार लेते हैं, वो क्या उस सॉरी जो विद्युत का है वो सबसे बड़ा कुचालक है, लकड़ी होती है वो भी क्या कुचालक है, जो लोहा है वो क्या है सुचालक है, ठीक है, जिसके अंदर करंट ज्यादा पकड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर कोलाइड के साथ लेड की अभिक्रिया के बाद उत्पन्न उत्पाद क्या निर्मित होगा, जो कॉपर है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, लेड के साथ, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, लेड के साथ, तो उससे उत्पन्न क्या होगा, लेड कोलाइड कॉपर, लेड कोलाइड कॉपर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से एक ऐसा तत्व की पहचान कीजिए जो आर्द्र धातु नहीं, आर्द्र धातु नहीं है, ऐसा तत्व कौन सा है जो आर्द्र धातु नहीं है, सीजियम, कौन सा है, सीजियम। नेक्स्ट बात करते हैं अनबुझा चूना किससे निर्मित होता है, अनबुझा चूना किससे निर्मित होता है, किससे निर्मित होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दोहरे अपघटन से, या कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के विस्थापन से, या कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्राइड के अपघटन से, या तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से। बुझा हुआ चूना की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी अनबुझा चूने की बात हो रही है, अनबुझा चूना कौन सा है, यानी कि बुझा हुआ नहीं है, यानी कि जला हुआ नहीं, तो कौन सा होगा, तापन के, डी वाला, तापन पर कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, पहले क्या है अम्ल, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्ल क्या है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पहले बात करते हैं अम्ल की, अम्ल के अंदर क्या होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा, और इसके जो लिटमस कलर है वो कैसा होता है, लाल होता है, सॉरी लाल होता है, कैसा होता है, लाल होता है, अगर उसमें अम्ल प्रेजेंट है तो वो नीले से कैसा हो गया, लाल हो जाएगा, तो पहला तो ये गलत हो गया, अम्ल क्या कर देगा, लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, क्षार होता है वो करता है, क्षार का क्या काम है, क्षार के बारे में बात करें, क्षार के बारे में बात करें, क्षार कैसा होगा, एक तो टेस्ट में कैसा होगा, कड़वा होगा, और उसका लिटमस कलर कैसा होगा, नीला होगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो पीएच के अंदर 0 से क्या होता है, उदासीन, इधर की तरफ चलेंगे 7, इधर की तरफ 14, उधर की तरफ 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरीके से, फिर इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 तक, ठीक है। अगर इधर की तरफ चले तो कौन सा होगा, अम्ल, और इधर की तरफ क्षार। जो पीएच होता है ना, पीएच स्केल, अगर पीएच स्केल की बात करें, अगर यहाँ से देखें तो अगर ये उल्टा देखें तो 7 इधर और 7 भी इधर होगा। अगर ये 7 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा है तो वो कौन सा होगा, क्षारीय होगा। 7 पॉइंट अगर 38 या 28 आएगा तो वो क्षारीय है। अगर 3.2 4.2 ऐसा कुछ आए तो वो क्या है, अम्लीय है, ठीक है। 7 क्या है, एकदम उदासीन है। 7 जो नंबर है वो एकदम उदासीन है। यहाँ अगर मैं बात करूं अगर इसकी सही से, तो यहाँ अगर 7 मान लो, इधर 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और इधर 6 7 6 5 4 3 2 1। अगर ये इधर की तरफ, अगर इसका कलर जो पीएच के अंदर, पीएच स्केल के अंदर दिखाया हुआ होता है, क्षारीय जो कलर होता है, वो क्षार और अम्ल का कलर इधर 7 से पहले की तरफ यानी 6 5 4 3 की तरफ आ रहा है तो वो क्या है, अम्लीय। क्या है, अम्लीय है। और जो 7 से लेके उधर की तरफ दिखा रहा है यानी कि 8 9 10 के पास, तो वो क्या है, क्षारीय। क्या है, क्षारीय, ठीक है। तो अगर इसके अंदर बात करें तो इसने क्या बोला, अम्ल स्वाद में कैसे होते, कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल स्वाद में कैसे होते, खट्टे होते हैं, कड़वे नहीं होते। तो ये दोनों ही चीजें क्या गलत है, तो क्या लिखा है, ना तो एक से ना बी से, यहाँ तो ये फर्स्ट क्या है इसका राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3, CaCO3। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाएंगे सफेद सिल्वर ग्रे, जो सूर्य के प्रकाश में सफेद क्यों हो जाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर में लगने के कारण, जंग लगने के कारण कभी सफेद थोड़ी होगा। रेडेक्स अभिक्रिया द्वारा, रेडेक्स के अभिक्रिया द्वारा कभी भी ये व्हाइट नहीं होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोराइड का अपघटन के कारण, ये क्या है इसका राइट है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है इसका रासायनिक सूत्र, किसका पूछ रही हूं मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट, डी। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जो कपड़े धोने वाला सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, Ca2CO3 10H2O, यानी कि H2 का मॉलिक्यूल कितना है इसमें, 10H2O। 10H2O के साथ कौन सा है अपना, थर्ड इसका क्या है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातु के साथ साथ हैलोजन की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। क्षार धातु की तरह क्या करता है, हैलोजन की तरह व्यवहार करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो क्षार धातु की तरह क्या करेगा, हैलोजन में, हैलोजन की तरह व्यवहार करेगा। हैलोजन क्या है, एक तरह का समूह है जिसके अंदर क्या है, सारे नेगेटिव आयन वाले क्या रहते हैं, तत्व रहते हैं। नेगेटिव आयन वाले क्या रहते हैं, तत्व रहते हैं। कौन सा होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, हैलोजन तत्व की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 18 14 12 या 16, 18 14 12 या 16 कितना होता है, 14, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, अभी बताया मैंने, क्षार है जो क्या करेगा, लिटमस पत्र को नीला कर देगा। कैसा कर देगा, नीला कर देगा, सी इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब सोडियम सल्फेट जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादक बनता है। तो सोडियम सल्फेट क्या करेगा,
सोडियम है, क्या करेगा, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, बेरिलियम क्लोराइड के साथ, क्या मिलेगा, NaCl, ठीक है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये इसका राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड जो अपने क्या सामान्य नमक जो अपन खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक के अंदर क्या होता है, आयरन, आयरन होता है। एक अपने नमक क्या काम आता है, जो गोइटर जो बीमारी होती है, गोइटर यानी कि जो गलगट्टू रोग बोलते हैं, उस गोइटर के अंदर भी क्या है, जिसको आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन बोले तो नमक की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, तो वो क्या होता है, गोइटर बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूध और फेस क्रीम के उत्पादन से किसका उदाहरण है, दूध और फेस क्रीम किसका उदाहरण है, एरेसोल, एमल्सन, सोल और फेम किसका उदाहरण है, दूध और फेस क्रीम सॉरी, फेस क्रीम किसका उदाहरण है, बी, इमेल्सन। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, यूरिक और सित्तेमक फाइबर प्लास्टिक चिपकाने वाले पेंट और डाई बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या काम करता है, चिपकाने के लिए काम आता है, डाई में काम आता है, पेंट के लिए काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड किस किस में काम आता है, चिपकाने के लिए, डाई में, पेंट के लिए, प्लास्टिक या फाइबर के लिए भी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे धातु की कौन सी जोड़ी का गलत है, किसका गलत है, गैलिना सीसा ये सही है, ब्रोनाइड कॉपर ये भी सही है, मैग्नेटाइट लोहा ये भी सही है, और ये कौन सा है, सिनिबार निकल ये गलत है। सी इसका क्या है राइट आंसर है, बट ये है क्या गलत। नेक्स्ट बात करते किसका, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे किसके संपर्क में आने से नीले काले रंग के हो जाते हैं, किसके संपर्क में आने से नीले काले रंग के हो जाएंगे, क्या बोला है इसने, जिसके अंदर स्टार्च होगा वो किसके संपर्क में आने के बाद नीले काले हो जाएंगे, आयोडीन, आयोडीन की वजह से क्या हो जाएंगे ये नीले काले पीले हरे जो भी है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लेड नाइट्रेट, 96 क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें निकलती है, लेड नाइट्रेट है उसको गर्म करने पर कौन सी दो गैसें निकलेगी, कौन सी निकलेगी, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सी निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन निकलेगी, किससे निकलेगी, लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद। नेक्स्ट बात करें Fe3 प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Q ये अभिक्रिया का उदाहरण है, किसकी अभिक्रिया का उदाहरण है, किसकी अभिक्रिया का उदाहरण है ये, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यह निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, एथेनॉल, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन किसका रासायनिक सूत्र है, एथेनॉल। नेक्स्ट बात करें जिप्सम को पर गर्म करने पर जल से अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट बनाता है, कितने ताप पर, कितने ताप पर बनाएगा, 73, ठीक है 73 तक इसको गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रेट बनाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होंगे, 118। ये अपने आज के सेशन के 100 क्वेश्चन थे, अगर कोई क्वेरी हो कुछ या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी की अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो जैसे SSC GD के रिलेटेड या कोई भी अदर किसी भी वैकेंसी के रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी हमारी क्लासेस चल रही है हर किसी की, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।